दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश की इकोनॉमी का असल इंडेक्स शेयर बाजार होता है। किसी भी देश के भीतर में विकास की रफ्तार क्या है और वहां पर मजबूती कितनी है, यह अर्थव्यवस्था के जरिए ही पता चल जाता है। लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव की जीत और हार के साथ इस देश का भविष्य धीरे धीरे जुड़ता चला जा रहा है? और इस देश की इकोनॉमी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के कॉरपोरेट मित्र की भूमिका इतनी बड़ी हो गई है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव की हार की खबर इस देश के भीतर गूंजने लगे या फिर राजनीतिक तौर पर सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी की हार हो जाए तो इस देश के कई बैंक डूब जाएंगे। इस देश का शेयर बाजार चरमराकर खत्म हो जाएगा। इस देश के करोड़ों लोगों ने जो शेयर खरीदे हुए हैं और शेयर बाजार में करोड़ों अरबों रुपए लगाए हुए हैं, वो सब कुछ डूब जाएगा। यानी भारत डूबने की परिस्थिति में आ जाएगा। और हालात क्या वाकई ऐसे बन रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी हार के बाद जो भी सत्ता आ जाए उसके लिए इस इकोनॉमी को संभालना मुश्किल होता चला जाएगा, या फिर असंभव हो जाएगा, या फिर उन परिस्थितियों से हाथ मिलाए बगैर नई सरकार चल नहीं पाएगी जिसका विरोध करते हुए और जिस कॉरपोरेट इकोनॉमी का विरोध करते हुए वह सत्ता तक पहुंची। ये कौन से हालात हैं? इन हालातों के बीच जरा मौजूदा वक्त की अर्थव्यवस्था में इस दौर में भारत के अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के रईस हो गए हैं। और अडानी का मतलब भारत के भीतर तमाम इंडस्ट्री चलाते हुए भी किसी में भी प्रॉफिट का ना होना, लेकिन कर्ज दर कर्ज लेकर अपने विस्तार को करते चले जाना और नेटवर्थ लगातार बढ़ते चले जाना, बैंकों के जरिए कर्ज देने की रफ्तार में कोई कमी ना आना, और इन सब के बीच कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बना या कोई क्षेत्र बचा नहीं जहां पर बैंकों से कर्ज लेकर अडानी ग्रुप ने उस क्षेत्र में कदम नहीं रखा, चाहे वह सीमेंट का क्षेत्र हो, चाहे कोयले का क्षेत्र हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे मीडिया ही क्यों ना हो। इस देश के भीतर में आपको कोई ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं देगी। वो हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जिक्र हो, वह हो सकता है रियल एस्टेट को लेकर जिक्र हो, जो भी आपकी जुबान पर आए वो बंदरगाह, एयरपोर्ट और रेलवे से आगे की परिस्थिति में अडानी ग्रुप खड़ा है। लेकिन क्या वाकई इस देश के भीतर में इतना ज्यादा कर्ज कॉरपोरेट को दिया गया और उसमें भी अपने सबसे करीबी मित्र कॉरपोरेट को इतना कर्ज लगातार दिया जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े हैं? अन्यथा कोई वजह नहीं है कि किसी कॉरपोरेट के तमाम उद्योगों को अगर लाभ नहीं हो रहा है बावजूद इसके उसे कर्ज दिया जाए और दुनिया के मानचित्र पर वह दूसरा सबसे रईस शख्स हो जाए। कहां से पन्ने खोले जाएं ये जानते समझते हुए कि राजनीतिक तौर पर विपक्ष अडानी को निशाने पर लेता है और भारत के भीतर के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो कि वित्तीय तौर पर और इस देश की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, वह तमाम रास्ते बनाते हैं अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि मोदी सरकार की हार अभी तक दिखाई नहीं देती है। और ये कल्पना के परे है कि जिस दिन हार की खबर फैलने लगे, जमीन बनने लगे, हवा चलने लगे, तो ऐसे में किस साम्राज्य के ढहने के साथ देश के डूबने की परिस्थिति अर्थव्यवस्था के साथ खड़ी हो जाएगी। शुरुआत तो इसी बात से करनी चाहिए कि अब दूसरे नंबर के सबसे रईस हो गए हैं अडानी ग्रुप, और उसमें पहले नंबर पर जो टेस्ला के एलन मस्क हैं, उनके पास जो कुल संपत्ति है वह 21,83,000 करोड़ की है। दूसरे नंबर पर अडानी है और इनके पास 12,42,000 करोड़ का नेटवर्थ है। तीसरे नंबर पर जो इससे पहले दूसरे नंबर पर थे फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड, इनकी जो संपत्ति थी वो 12,27,000 करोड़ की है। यानी अगर इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे नंबर पर अडानी 155.7 बिलियन डॉलर और अर्नोल्ड जो है 153.8 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर अमेजन के जेफ बेजोस हैं जिनका 11.95 बिलियन डॉलर यानी 11,95,000 करोड़।
सवाल है कि दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे रईस शख्स की जो पूरी इंडस्ट्री है, दुनिया के मानचित्र पर किसी भी देश में किसी भी कॉरपोरेट या उद्योगपति के विस्तार की ऐसी कहानी आपने नहीं सुनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से कर्ज दर कर्ज लेकर बढ़ते चले गए, चाहे वो थर्मल कोल प्रोड्यूसर के तौर पर हो, चाहे लार्जेस्ट कोल ट्रेडर हो, यानी कोयले के धंधे में भी सबसे आगे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, सीमेंट के मैदान में भी आ गए। और स्विस सैंड को जब उन्होंने खरीदा सीमेंट के तौर पर भी, तो वहां पर 40,000 करोड़ का कर्ज और जुट गया और 2,20,000, 21,000, 22,000 करोड़ से होते हुए जो डेब्ट है, जो कर्ज है, वह 2,60,000 करोड़ तक पहुंच गया। अगला सवाल ये किसी के जहन में भी आ सकता है कि अगर इतनी बड़ी रफ्तार में कमोवेश भारत के भीतर हर क्षेत्र में किसी एक कॉरपोरेट का दखल है और भारत के बैंकों ने ही उसे कर्ज दिया है, और कल को अगर उनकी अपनी इंडस्ट्री जो अभी भी मुनाफा कमा पाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि लगातार कर्ज उस पर बढ़ता चला जा रहा है, बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो इस देश की राजनीतिक सत्ता ने क्या भारत की इकोनॉमी को अपनी राजनीतिक सत्ता की जीत और हार से जोड़ दिया है? यानी यह देश एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाए अगर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाए तो। और अगर मौजूदा वक्त की इकोनॉमी को अलग अलग राज्यों के राजनीतिक स्थितियों के मद्देनजर भी आप समझना चाहते हैं, तो राहुल गांधी अडानी को निशाने पर लेते हैं, लेकिन गहलोत और भूपेश बघेल यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ अडानी को अपने राज्य में आने से इनकार नहीं कर देता है, बल्कि उनको जगह देता है। ममता बनर्जी मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा करना चाहती है, लेकिन वह भी अडानी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देती है, मंच पर ले जाती है, क्योंकि निवेश वही करेंगे। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र के भीतर विपक्ष की राजनीति को साधते हुए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना चाहे हो, उस दौर में भी अडानी को रोका नहीं जा सका। यानी ध्यान दीजिए, इकोनॉमी एक ऐसे सर्किट में आकर खड़ी हो गई है जहां पर इस देश के भीतर में हर कोई अडानी के पक्ष में है, क्योंकि वह मोदी की जीत के साथ जुड़े हुए हैं, और मोदी की जीत उस इकोनॉमी से जुड़ती चली जा रही है जो अडानी का नेटवर्थ बड़ा हो रहा है। हो सकता है और भी कॉर्पोरेट इस दायरे में आते चले जाएं, लेकिन दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे रईस शख्स जो सबसे पहले मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हैं, फिर बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हैं, फिर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हैं, और अब बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ा है इन्होंने, और दूसरे नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं। यहां से एक सवाल आता है, क्या वाकई देश के बैंक डूब जाएंगे, शेयर बाजार डूब जाएगा, करोड़ों लोगों की रकम जो शेयर बाजार में लगी है वह भी डूब जाएगी? क्योंकि अडानी की किसी भी कंपनी के शेयर जैसे ही आते हैं उसको हाथों हाथ ले लिया जाता है, फिर भी वो कंपनी प्रॉफिट के दायरे में नहीं आ पाती है, और कर्ज लेकर फिर आगे की दिशा में अडानी बढ़ जाते हैं। यानी अगली सरकार के सामने ये चुनौती है या इस देश की मुश्किल है? ये पहला सवाल इसलिए 2016 में 1 लाख करोड़ का कर्ज अडानी ग्रुप पर था। 2022 के मार्च आते आते ये 2 लाख करोड़ रुपए पार कर गया, और आज की तारीख में 2,60,000 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। और ग्रोथ जो है कर्ज लेने का, ये 12% के ऊपर है, और भारत का अपना इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे है। यानी भारत का रिजर्व घट रहा है, भारत के जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हो रहा है, जो व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, और बीते अगस्त के महीने में तो और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अडानी के नेटवर्थ और उनकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है। इसका मतलब है इस देश की इकोनॉमी दरअसल उस कर्ज की इकोनॉमी से जाकर जुड़ गई है जो राजनीतिक सत्ता के करीबी हैं, उनके लिए इकोनॉमी अनुकूल है, बाकी लोगों के लिए प्रतिकूल है, जो 5 किलो के अनाज पर भी टिकी हो सकती है। अब यहां देखिए, अडानी ग्रीन पिछले मार्च 2021 यानी 2021 के मार्च में ये 23,000 करोड़ के घाटे में था, मार्च 2022 में ये 52,000 करोड़ के घाटे में है। यानी कर्ज जो इसने लिया हुआ है, कर्ज की रकम ये बता रहे हैं। पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 34,000 करोड़ का कर्ज था, जो बढ़कर 45,000 करोड़ हो गया। अडानी ट्रांसमिशन
26,000 करोड़ का था, जो बढ़कर 29,000 करोड़ हो गया। अडानी टोटल गैस 488 करोड़ था, जो बढ़कर 955 करोड़ हो गया। यानी पिछले साल के मार्च के महीने में 1,57,000 करोड़ का कर्ज था, जो इस मार्च के 2022 में 2,20,838 करोड़ हो गया। इस रफ्तार के साथ अगर परिस्थितियों को पलटिएगा तो हमें लगता है ऐसा नहीं है पार्लियामेंट में किसी ने चेताया नहीं। 2016 में जनता दल यूनाइटेड के सांसद राज्यसभा के पवन वर्मा ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बैंकों ने 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज कॉरपोरेट को दिया हुआ है और उसके भीतर 72,000 करोड़ रुपया सिर्फ अडानीज को दिया हुआ है और अडानीज की कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। सरकार कुछ सोचेगी इस पर, यानी 2016 में चिंता व्यक्त की गई थी, 2022 में कई रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ गई है। अब जब हम इस बात का जिक्र आपसे कर रहे हैं कि क्यों नहीं प्रॉफिट में है और कौन सी कंपनियां देश के प्रॉफिट में है, सरकार की इकोनॉमी के बेसिक एस्पेक्ट को समझिए। इस देश के भीतर में जो सरकारी उपक्रम है वह भी लाभ में है, जिनको सरकार बेच देना चाहती है। टॉप मोस्ट 25 इंडस्ट्रीज देश के भीतर में, उसके दायरे में पीएसयूज भी आते हैं। मसलन सबसे ज्यादा प्रॉफिट में ओएनजीसी है, 40,305 करोड़। रिलायंस, उसके बाद आता है 39,000 करोड़। उसके बाद टीसीएस आता है 38,000 करोड़। एचडीएफसी बैंक आता है 36,000 करोड़। टाटा स्टील आता है 33,000 करोड़। एसबीआई आती है 31,000 करोड़। इंडियन ऑयल आता है 24,000 करोड़, पीएसयू है। आईसीआईसीआई बैंक आता है 23,000 करोड़। इंफोसिस आता है 21,000 करोड़। वेदांता ग्रुप आता है 17,000 करोड़। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है 17,000 करोड़, यह भी पीएसयू है। एक लंबी कतार है। टॉप मोस्ट 25 कंपनीज में भी अडानी की कोई कंपनी का नाम कोई लेगा नहीं, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा कर्ज उसे ही दिया जा रहा है। कुछ और कंपनियों के नाम अगर बताएं आपको तो उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील आता है, एनटीपीसी आती है, आईटीसी आता है, एचडीएफसी आता है, एक्सिस बैंक आता है, विप्रो आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, कोल इंडिया आता है, गेल आता है। ये सभी प्रॉफिट में है, लेकिन हमने एक बार भी किसी अडानी की कंपनी का जिक्र नहीं किया। बावजूद इसके कर्ज लगातार बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि अडानी ने कर्ज जो लिया उसके अपने स्टेक कम हो गए। 75% स्टेक अडानी का अडानी इंटरप्राइजेज में है, अडानी पावर में है, अडानी ट्रांसमिशन में है। 65% अडानी पोर्ट्स में है, 65% स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 61% स्टेक भी अडानी का है। टोटल गैस में 37% स्टेक है, लेकिन प्रॉफिट में कोई नहीं है और कर्ज लगातार दिया जा रहा है। यानी कर्ज के आधार पे चीजें इस देश के भीतर में अगर कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ और नेटवर्थ देखा जा रहा है तो देश अगर डूब जाए इस दिशा में कि वो पैसा लौटा पाने की परिस्थिति में ना आए, क्योंकि अभी वो लौटा नहीं रहे हैं, अभी लगातार ले रहे हैं और कंपनी दर कंपनी चीजों को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके जहन में यह आना चाहिए कि भारत का रिजर्व 4.7 ट्रिलियन यानी 4,70,000 करोड़ और अडानी का कर्ज 2,60,000 करोड़, यानी लगभग आधे की दृष्टि में देखिए तो कर्ज लिया हुआ है। और यह पूरा धंधा अगर कर्ज की बुनियाद पर खड़ा है, विस्तार अगर कर्ज की रकम से हो रहा है, प्रॉफिट में कोई कंपनी नहीं आ पा रही है, दायरा उसका बढ़ते चला जा रहा है, तो क्या ये ना माना जाए कि दरअसल राजनीतिक सत्ता के दबाव की परिस्थितियां ही ऐसी है जिसमें कोई कर्ज देने से इनकार नहीं करेगा। कहते हैं अडानी जिस फील्ड में चले जाते हैं उस फील्ड में कोई दूसरा बिड लगाने के लिए सामने नहीं आता है। यानी तमाम कंपनियां अपना हाथ पीछे कर लेती है, क्योंकि हर कोई जानता है बिड कोई भी लगाएगा वह पक्ष में अडानीज के जाएगा। तो क्या दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स के पीछे इस देश की राजनीतिक सत्ता और देश के प्रधानमंत्री की छाया खड़ी है? और यह इस देश की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ तो नहीं है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिस्थिति रुकी नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हमें लोन चाहिए एसबीआई से। लोन किस लिए चाहिए? तो नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बनाना है 12,770 करोड़ झटके में मंजूरी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट पर पीवीसी प्लांट लगाना है और एसबीआई से उन्होंने गुहार की है कि 14,000 करोड़ रुपए हमको लोन दिए जाए, क्योंकि फर्स्ट
इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 19,000 करोड़ का है। अब सवाल यह है कि अभी तक एसबीआई ने हामी नहीं भरी है, लेकिन इनकार भी नहीं कर पाएगी। आरबीआई क्या कर रहा है ये जानते समझते हुए कि इस देश के भीतर में अगर बैंक कंगाल होने गए तो उसके पास अपने पास इतने डिविडेंड के तौर पर पूंजी मौजूद नहीं है जहां पर वो बैंकों को संभाल सके। लक्ष्मी वैश्य बैंक में हमने देखा, यस बैंक में हमने देखा, या इस देश के भीतर में जो भी क्राइसिस के बैंकों का जिक्र होता है उसके मद्देनजर अगर परखना शुरू कीजिएगा तो आरबीआई ने के पास भी जो फायदा होता है वो सरकार ले रही है। सरकार ने भी वो कैप हटा दिया है कि जो 50,000 करोड़ से ज्यादा वो आरबीआई से नहीं ले सकती है, ये कैप भी हट गया। जलान कमेटी बैठी और हटा लिया गया। तो आरबीआई भी सरकार के अनुकूल, बैंकों के सामने कर्ज देने के अलावे कोई रास्ता नहीं। शेयर बाजार के भीतर मैसेज बहुत साफ है, राजनीतिक सत्ता जब तक मौजूद है अडानी को कोई ना नहीं कहेगा। लेकिन वही सवाल, अगर हार की परिस्थिति आ जाए तब क्या होगा? क्योंकि इन सब की स्थिति के बीच अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि एक तरफ इस देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है। नीचे जाने का मतलब यह होता है कि अगर व्यापार घाटा भी आप पूरा ना कर पाए और आपकी रफ्तार जो है इस तेजी से बढ़ रही है, जो अडानी की रफ्तार है कमाई की, और जिस तरीके से वो पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं, उसकी रकम जब आप देखिएगा तो ध्यान दीजिए, $5.5 बिलियन अडानीज ने इस पिछले दिनों बना लिया, जिसके बाद वो दूसरे नंबर पर आ गए। यानी 43,000 करोड़ रुपया एक झटके में उनको लाभ मिल जाता है। और अडानीज के स्टॉक एक्सचेंज में जो चीजें हैं वो अडानीज इंटरप्राइजेस हो, अडानी पोर्ट हो, अडानी ट्रांसमिशन हो, एक झटके में आगे बढ़ती चली जाती है। और इन सब के बीच सिर्फ इस बरस यानी 2022 में $70 बिलियन रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5,58,000 करोड़ रुपए, इतना मुनाफा या इतना नेटवर्थ उनका 2022 में ही बढ़ गया। अब यहां पर सवाल है, जब हम ये बढ़ती हुई चीज दिखाते हैं तो इस देश का व्यापार घाटा नीचे क्यों है? क्योंकि अगस्त के महीने में भारत ने एक्सपोर्ट किया $33.92 बिलियन, रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2,70,000 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट किया गया, जो डॉलर की शक्ल में भारत आया। लेकिन जो इंपोर्ट किया, जो बाहर से आ रहा था, वो $61.90 बिलियन, यानी 4,94,000 करोड़ रुपया। यानी व्यापार घाटा कितना हो गया? 2,23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब इतने नुकसान को जब आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और डॉलर के मुकाबले रुपया जब कमजोर होते होते 80 की पायदान तक पहुंच गया है, तो भारत की इकोनॉमी संभलेगी कैसे और संभालेगा कौन? क्योंकि एक साल के भीतर अगर इस एक्सपोर्ट घाटे को आप समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए, पिछले साल अगस्त के महीने में जो एक्सपोर्ट घाटा था वो $11.71 बिलियन का था, और इस महीने वो बढ़कर $27.98 बिलियन हो गया। यानी रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो पिछले साल अगस्त में 93,492 करोड़ का घाटा था, इस साल बढ़कर 2,23,000 करोड़ का घाटा हो गया। कमाल की स्थिति है। भारत के भीतर में व्यापारिक ढांचे को अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में ही समझना चाहते हैं तो कयास लगाइए कि मार्च 2023 तक कितनी बड़ी रकम अडानीज ग्रुप की बढ़ चुकी होगी और वो दुनिया में नंबर 1 तो नहीं हो जाएंगे, यह सवाल भी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का व्यापार घाटा शायद अभी तक के आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रकम के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि पहले 5 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 5 महीनों के भीतर में भारत ने जितना माल एक्सपोर्ट किया है वो $193 बिलियन का है, यानी तकरीबन 15 लाख करोड़ का है। लेकिन जो इंपोर्ट किया है वो $318 बिलियन, यानी तकरीबन 25 लाख करोड़, यानी सीधे सीधे 10 लाख करोड़ के नुकसान के दायरे में भारत का व्यापार घाटा पड़ा हुआ है। इस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को संभालेगा कौन और संभलेगा कैसे? एक खबर इस देश के भीतर में राजनीतिक पैमाने पर अगर निकलने लगे कि वाकई इस देश की में प्रधानमंत्री मोदी अगला चुनाव हार रहे हैं, तो हड़कंप मच जाएगी देश के भीतर में, शेयर बाजार डामाडोल हो जाएगा।
इस देश के भीतर में हर क्षेत्र में एक क्राइसिस की स्थिति आ जाएगी। बैंकों की अपनी देनदारी को लेकर सवाल उठेंगे। एनपीए एक झटके में बढ़ता चला जाएगा। और एक आंकड़ा हमारी टीम ने और दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक जानकारी रखी है। बैंकों का जो कर्ज है, जो एनपीए है, ना विलफुल डिफॉल्टर की जो परिस्थिति होती है, एसबीआई का 2014 में, यानी जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय 74,000 करोड़ था। वो पिछले बरस मार्च तक बढ़कर 1,20,000 करोड़ हो गया। ये रफ्तार है। पीएनबी यानी एसबीआई से सबसे ज्यादा अडानीज ने लिया। पीएनबी का नाम आते ही मेहुल चोकसी और नीरव मोदी याद आते हैं। उनका 32,000 करोड़ से बढ़कर 98,000 करोड़ हो गया। यह एनपीए की रफ्तार है। और वह भी मार्च 2021 तक की जानकारी हम दे रहे हैं, जो पार्लियामेंट में 16 दिसंबर 2021 को बताया गया फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर के जरिए। इंडियन बैंक 12,000 से बढ़कर 36,000, बैंक ऑफ बड़ौदा 15,000 से बढ़कर 46,000 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 11,000 करोड़ से बढ़कर 40,000 करोड़, कैनरा बैंक 12,000 करोड़ से बढ़कर 52,000 करोड़। ओवरऑल देखिएगा तो 2,24,000 करोड़ से 5,40,000 करोड़ रिटर्न ऑफ करने के बावजूद, यानी सरकार जो बैंक की बुक ठीक करती है उसके बावजूद, ये पैसा कौन ले रहा है? कॉरपोरेट ले रहा है। उस कॉरपोरेट का नायक कौन है? और इस देश की इकोनॉमी अगर उसके अपने नेटवर्थ और उसके उस व्यापारिक दायरे के भीतर जाकर सिमट जाए और वह पूरी की पूरी परिस्थिति भारत की राजनीति से जुड़ जाए और राजनीतिक सत्ता के जरिए ही भारत के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस इकोनॉमी को ही समझने लगे, तो यकीनन चुनाव की जीत हार भारत की अर्थव्यवस्था और इस देश को कैसे डुबो सकती है, यह एक खतरे की घंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।